अभी हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोर्स हाइपोथेसिस या बोर्स के पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जितने भी एटम हैं, सारे एटम के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एटम के सेंटर में होते हैं, और यही सेंटर में पूरे एटम का मास भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और इसके सेंटर के चारों ओर, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करता है। अब इस नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करता है। अच्छा, एक चीज समझेंगे कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। ये प्लस माइनस को खींचेगा तो ये माइनस जो इलेक्ट्रॉन है किसकी ओर खींचा रहा है? सेंटर की ओर खींचा रहा है। मतलब इसके फोर्स जो है सेंटर की ओर लग रहा है। सेंटर की ओर फोर्स जो लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर लगाया। और ये कैसे लगाया है भाई? तो दो चार्ज के बीच का फोर्स लगाया। चार्ज का फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन क्रिएट कर रहा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट कर रहा है। बात समझेंगे थोड़ा ध्यान से। तो इन्होंने वही कहा, पूरा बात समझेंगे कि किसी भी एटम के सारे पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में होते हैं और टोटल मास यहीं पर होता है। इसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और जब वो रिवॉल्व करते हैं तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसका सर्कुलर ऑर्बिट पे बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के। तो यही इसका पोस्टुलेट्स है, जिसको हम लिखेंगे ऑल एटम्स हैज इट्स सेंट्रल कोर नोन एज न्यूक्लियस in which total positive charge and total mass, पूरा पॉजिटिव और पूरा मास is supposed to be concentrated। ये न्यूक्लियस की बात हुई। अब इलेक्ट्रॉन की बात कहेंगे। A suitable number of electron revolves around the nucleus in circular orbit। कैसे घूम रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में। here centripetal force to electron is provided by the, कैसे मिला भाई? provided by the electrostatic force of attraction। electrostatic force of attraction between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे इन्होंने कहा क्या कि कोई भी एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में है, पूरा मास भी उसके सेंटर में। अच्छा, कोई एटम हो तो उसका एटॉमिक नंबर अगर जेड हो तो उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? प्लस जेडी, वो न्यूक्लियस में हो गया। इन्होंने ये कहा कि टोटल मास और टोटल पॉजिटिव जो है वो सेंटर में होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। टोटल पॉजिटिव सेंटर में, इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अच्छा, इसके रेडियस को हम आर सपोज कर लेते हैं। तो अब इधर देखिए, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। इनके बीच में क्या लगेगा? एक अट्रैक्शन रहेगा। और वो अट्रैक्शन जो है प्लस और माइनस चार्ज का अट्रैक्शन आप कैसे निकालते हैं? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एक बराबर k q1 q2 by r स्क्वायर।
तो F फोर्स हुआ, K कांस्टेंट है, 1/4 पे एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। Q1 की जगह प्लस जेडी है, साइन नहीं लिखिए। Q2 की जगह माइनस ही है, साइन छोड़ दीजिए। डिवाइड में दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। तो F बराबर मिला K ZE स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है, किसकी ओर, तो सेंटर की ओर। F का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर। वो मिला आपको kgd स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर, इसको आप कहते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और आप सर्कुलर मोशन में 11 में पढ़े थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर होता है। m मीन्स मास, जो मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में है जो m मास है इलेक्ट्रॉन का, सर्कुलर मोशन में भी इलेक्ट्रॉन है, भी उसी का वेलोसिटी, आर रेडियस है। यहाँ पे ये आर रेडियस है, ये आर डिस्टेंस है, लेकिन इत्तेफाक से दोनों जो है इक्वल है यहाँ पे। इसके बाद आप चाहें तो ये आर से आप ये आर कैंसिल कर सकते हैं। बोर्ड्स का पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, कहता है कि सारे जितने भी एटम है उस एटम के सारे पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में है, उसका मास भी यहीं पर है। इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। जिस इलेक्ट्रॉन पर ये न्यूक्लियस जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स सेंटर की ओर लगने के कारण ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। अब देखिए उसी को आपने सॉल्व किया, ये चार्ज हो गया जेड, जिसका एटॉमिक नंबर होता है एटम का, उसका न्यूक्लियस में चार्ज प्लस जेड ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस ही है। ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन हुआ, तो अट्रैक्शन चार्ज का अट्रैक्टिव रिपल्सिव फार्मूला F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से मिलेगा। K Q1 की जगह यहाँ जेड है, Q2 की जगह E है, बटा डिस्टेंस आर स्क्वायर लिख दिया आपने। ये फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, किसकी ओर, सेंटर की ओर लिख दिया आपने। अट्रैक्शन फोर्स सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसका वैल्यू आप जानते हैं बी स्क्वायर बाई आर होता है। आर से एक आर कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट बना। अब इसके बाद ये पहला पोस्टुलेट सर था। दूसरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरे पोस्टुलेट्स पे इन्होंने ये कहा कि जब कोई एटम का ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो इसके पास अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा हर इलेक्ट्रॉन का। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, हर इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिट नंबर है। तो इन्होंने कहा क्या कि जिस ऑर्बिट, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम के बारे में इन्होंने एक रिजल्ट, एक एक्सप्रेसिव वैल्यू दिया। और वो क्या वैल्यू दिया, कहा कि ये इलेक्ट्रॉन तभी इस ऑर्बिट में मूव करेगा जब इसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इन यहां पे कहने का मतलब है कि ये यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो आप इन की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो 1 × h/2π, मतलब ये h/2π हो गया। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इतना, तो कहने का मतलब है कि अगर ये
इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना होना चाहिए। तो अब वही बात है कि अगर आप ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालें, अगर आप ये सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालते तो n के जगह 2 रखते आप, 2h/2 पाई, तो ये ना देखिए ये कैंसिल होके हो गया h/पाई। इसका मतलब है कि सेकेंड ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/पाई हो। अब ये देखिए अगर यही थर्ड ऑर्बिट की आप बात करते हैं तो थर्ड ऑर्बिट इसमें n के जगह 3 रखेंगे, ये h/2 पाई, तो जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा 3h/2 पाई वही जो है इस ऑर्बिट में मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि बात समझेंगे, इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट में तभी मूव करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, रिवोल्यूशन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर होगा। तो यही उन्होंने कहा था, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, electrons revolves in that stationary orbit, electron revolves in that stationary orbit whose angular momentum satisfies the condition for integral multiple of h/2 pi for that orbit, उस ऑर्बिट के लिए। मतलब इन्होंने ये कहा फॉर इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल h/2 पाई को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो h/2 पाई ये हो गया इंटीग्रल मल्टीपल माने n कहने का मतलब ऑर्बिट जो भी होगा, यहां पे n वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट आप कह सकते हैं जो 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा सो ऑन, लेकिन इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम को आप L से रिप्रेजेंट करते हैं, L बराबर NH/2 पाई, ये कहा इलेक्ट्रॉन के लिए जिस ऑर्बिट की कंडीशन से ये एंगुलर मोमेंटम मैच करेगा रखने पर, और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मैच करेगा इस ऑर्बिट के कंडीशन से, तब वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले बताया था। तो अब जैसे कि मान लिया जाए कि अगर कोई ऑर्बिट है एटम में, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास अगर आप m समझे, इसके वेलोसिटी को आप v समझ रहे हैं, इसके रेडियस को आप r समझ रहे हैं। तो आपको हमने 11th क्लास में ये प्रूफ किया था कि इस समय L का वैल्यू P × D,
पी लीनियर मोमेंटम, जिसका पी का वैल्यू mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी, p बराबर mv होता है। तो l का वैल्यू p की जगह आप लिख सकते हैं mv, और इसका डिस्टेंस की जगह क्या लिखे r, l का वैल्यू हो गया mvr। ये हमने 11th में भी आपको प्रूफ करके बताया था। फ्रॉम 1 and 2 mvr, ये भी l और वो भी l, mvr इक्वल टू nh/2 पहले और दूसरे से आपको मिला mvr इक्वल टू nh/2। तो दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है बोर्स का, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा, उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिससे इसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई से सेटिस्फाई हो जाए। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई से सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कि जिस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो जिस ऑर्बिट के nh/2 पाई के एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाता है, जिसके रिजल्ट से बराबर हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा, जैसा कि हमने पीछे बताया था। अब ये जो हुआ इसको उतार लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर, ये न्यूक्लियस है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ये ऑर्बिट है, और ये मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना डिफिनिट एनर्जी है, जिसके अकॉर्डिंग ये रिवोल्यूशन कर रहा है। तो अब इधर देखिए, तो हमने ये कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में हमेशा रिवॉल्व करेगा तो कोई एनर्जी का ना लॉस होगा ना गेन होगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी चेंज करेगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये, इसको कहते क्या है कि आप, इसको हम कहते क्या है कि अगर एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा तो हम लोग कहते हैं कि एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में लॉस और गेन करता है। तो इसको आप ड्यूअल नेचर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई सब्सटेंस रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को चेंज करता है तो वो एनर्जी को हम लोग E का वैल्यू h न्यू लिखते हैं। h मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, और उस प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, या कभी कभी इसको 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड भी लिखा जाता है। अब एक चीज ये समझेंगे आप, और ये न्यू का वैल्यू c/λ भी होता है, इसको हम ड्यूअल नेचर में पढ़ेंगे। खैर अभी आप इसको नोट भी कर लेंगे, ड्यूअल नेचर जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें ये आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, E बराबर h न्यू, न्यू के जगह, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लेमडा का मतलब वेवलेंथ, c स्पीड है। अब जैसे इधर देखिए E बराबर h न्यू रेडिएशन के फॉर्म का एनर्जी है। तो इन्होंने कहा क्या तीसरे पोस्टुलेट्स में कि अगर इलेक्ट्रॉन
अगर इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है ऑर्बिट चेंज करके, तो वो एनर्जी या तो रेडिएट करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा। वो रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो आप इधर देखिए ध्यान से, हम आगे आपको प्रूव करके बताएंगे कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं हमारा एनर्जी बढ़ते जाता है। तो इधर देखिए ध्यान से, तो ये जो है हायर एनर्जी लेवल है, इधर ऐसे, इससे ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है, इसका हायर है, ये और हायर है, ये लोअर है। तो अब इधर देखिए ध्यान से, तो आप इसको ध्यान देखें, जब ये ऑर्बिट, जब ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तो ये एनर्जी जो है ये रेडिएट करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। लेकिन वही अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये लोअर से अगर हायर की ओर इससे जाता है, ये इलेक्ट्रॉन उधर इस साइड जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी ये इमिट करेगा, इमिशन होगा यहां पे, और यहां एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन जब भी होगा तो इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगा। ये भी होगा और ये भी होगा। अब ये सवाल उठता है कि कितना रेडिएशन के फॉर्म में जो भी होता है वो E बराबर एच न्यू से सॉल्व किया जाता है। जो एनर्जी का लॉस या गेन हो, ट्रांसफर होता है, तो वो E बराबर एच न्यू से सॉल्व किया जाता है। वो एनर्जी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने ये कहा कि ये जो, अब इसके बाद ये ध्यान रखेंगे आप, जैसे मान लिया जाए कि ये जो है इसके लिए बात करें, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है। एक चीज हम ये बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो नेगेटिव एनर्जी होता है, बहुत छोटा एनर्जी होता है। पहले ऑर्बिट में अगर आप आते हैं तो आपको ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये आपको फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी मिलता है। सेकेंड इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे सेकेंड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में ये आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे। वो किस फॉर्मूला से हम आपको बताएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है, बात समझिए थोड़ा ध्यान से, उसको छोड़ दीजिए, हम जो बता रहे हैं ध्यान से समझिए, वो जब आएगा तो वो आएगा। हम ये बताएं, हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है ये नेगेटिव एनर्जी है। टोटल एनर्जी आप कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेंगे वो नेगेटिव होता है। कोई 20 जूल बोले, कोई 28 जूल बोले, कोई 30 जूल बोले, ऐसा ही गलत चीज है। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा, हम आपको तुरंत प्रूफ करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो नेगेटिव एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो जैसे कहने का मतलब है कि अब इधर ध्यान रखेंगे आप, तो इसमें हुआ क्या कि जैसे ये अगर ये मान लिया जाए कि इसका एनर्जी जो है, इसका जो एनर्जी है, तो ये जो है, ये जो एनर्जी यहां से यहां जंप करता है, तो इसका मतलब है कि ये लॉस करेगा, लॉस करेगा। तो ये हायर है और ये लोअर है। तो इसमें यहां का इसके पास एनर्जी लेवल था E2, जब ये इसके पास एनर्जी जो था वो E2 है। अब इधर जैसे समझा जाए कि अब मान लिया जाए कि तो अभी देखो, जैसे मान लीजिए कि इस एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका जो एनर्जी लेवल है वो -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू। तो जब ये एनर्जी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जंप करता है, यहां से यहां जंप करेगा, तो एनर्जी लॉस किया। तो भाई कितना एनर्जी लॉस किया, तो आप पता क्या करेंगे कि इसमें से आप इसका वैल्यू घटा देंगे। तो वो जो एनर्जी लॉस हुआ,
in form of radiation is equal to E2 minus E1। जब ये हायर टू लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में ये जंप करेगा, तो ये एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन लॉस करेगा, ये इमिट करेगा, ये लॉस करेगा। तो जो ये लॉस करेगा वो रेडिएशन के फॉर्म में लॉस करेगा। जो रेडिएशन के फॉर्म में लॉस करता है तो आप इसके जगह एच न्यू लिख सकते हैं। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। आप न्यू की जगह चाहे तो यहां पे सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, तीसरा पोस्टुलेट ये करता है कि यहां पे जब इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में या तो इमिट करेगा नहीं तो एब्जॉर्ब करेगा। व्हेन electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, then it emits energy in form of radiation or when electron jumps from lower to higher, लोअर टू हायर। इस छोटा एनर्जी था, हायर तो इसको बाहर से आप एनर्जी देंगे तब तो उधर जाएगा। इसके पास जो था, अगर मान लीजिए कि इसके पास जो था ज्यादा एनर्जी था तो ये ऊपर से नीचे आएगा, तो इसका मतलब है कि कम एनर्जी आया, तो इसका मतलब ये लॉस किया। जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी orbit to higher energy orbit, then इसके पास कम एनर्जी था, ज्यादा एनर्जी वाले में गया तो इसको तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। देन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब है कि इमिशन or absorption of energy takes place when electron jumps from one orbit to another orbit. That is emission or absorption of energy takes place when electron jumps from one orbit to another orbit। जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। देखिए अभी आपने जो पढ़ा इसका हम लोग आगे भी यूज करेंगे। बहुत सारे अभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने हैं और जो न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल भी बनाएंगे और सीबीएसई में स्टेट बोर्ड में जो
क्वेश्चन आए हैं बिहार बोर्ड में भी, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से। लेकिन इसके लिए बहुत कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, थोड़ा सा बातों को ध्यान देंगे। जैसे अब हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ध्यान से, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है 1, तो चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन प्लस ई, एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा प्लस ई, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई। माइनस ई। वीडियो को बार बार देखें, एक वीडियो को 2-2 बार देखें, बिल्कुल क्लियर होगा। अब ये देखिए, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, इसके किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का चार्ज होता है, जितने प्रोटॉन उतना प्लस ई, जेड प्रोटॉन प्लस जेड ई, 2 प्रोटॉन प्लस 2 ई, 3 प्रोटॉन प्लस 3 ई, 1 प्रोटॉन प्लस 1 ई, प्लस 1 ई मतलब प्लस ई। इसके चारों ओर कौन घूमा भाई, तो इलेक्ट्रॉन घूमा माइनस ई। इनके बीच के रेडियस को आप क्या मान ले आर। अब ये प्लस और ये क्या है माइनस, इसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। वो अट्रैक्टिव फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जैसे कि अभी आपने देखा। तो आप यहां देखिए, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर के Q1 Q2 बाई क्या होगा आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के, Q1 की जगह प्लस ई है लेकिन आप ई लिखिए, Q2 की जगह माइनस ई है लेकिन आप क्या लिखेंगे ई लिखेंगे, डिवाइड बाई डिस्टेंस रेडियस के फॉर्म में आर स्क्वायर। तो F बराबर के ई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो गया आर स्क्वायर। के की जगह आप 1/4 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, तो अट्रैक्टिव, प्लस ये माइनस को खींच रहा है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन है ना, तो ये प्लस जो है न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, माइनस को खींच रहा है अपनी ओर, माने सेंटर की ओर। अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और टुवर्ड सेंटर जो होता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई आर। m इज मास, जो सर्कुलर मोशन में है इलेक्ट्रॉन का मास है, v मीन्स वेलोसिटी, उसी का वेलोसिटी, r इसका रेडियस है। ये एक r से एक r कैंसिल हो गया, mv स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब ये देखो, आप ऐसा करते हैं कि आप दोनों और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो हाफ mv स्क्वायर, मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको कुछ दिन पहले ही मालूम चलता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी को पी लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन को अभी आप के ही लिख रहे हैं, Q1 के लिख के चल रहे हैं। Q1 की जगह प्लस ई,
पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी साइन यूज करेंगे। Q2 की जगह क्या लिखेंगे माइनस की डिवाइड बाई डिस्टेंस इनका क्या है r, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो गया माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाई r। तो ये आपको मालूम चला ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, पोटेंशियल एनर्जी किसका इलेक्ट्रॉन का। अब हम लोग टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना निकाले आप के स्क्वायर बाई 2r। पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाले माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई r। के स्क्वायर बटा में 2r प्लस माइनस माइनस के स्क्वायर बटा में r। क्या करें के स्क्वायर बाई r कॉमन ले लीजिए, ये क्या बचा 1/2 माइनस 1। आधा में से एक गया तो माइनस हाफ बचेगा, माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का। हाइड्रोजन में माइनस के की जगह आप चाहें तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इंटू ई स्क्वायर बाई 2r। टोटल एनर्जी मिला माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 दूनी 8 बाई एप्सिलॉन नॉट r। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का।